भारत और पाकिस्तान इन दिनों जंग जैसे माहौल से गुजर रहे थे, लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा माहौल जो जंग का बन रहा था वो नोएडा के स्टूडियो में बन रहा था। हालांकि बॉर्डर पर जो करीबी गांव थे, शहर थे, जो आबादी थी, जो सूबे थे, वो ज्यादा खौफ में थे। सायरन की आवाज शायद कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी में पहली बार सुनी होगी, और उसके बाद होता क्या है ये शायद वो लोग समझते भी नहीं होंगे। ऐसे हालात के बीच नोएडा का टीवी चैनल हर ब्रेकिंग के पीछे उसी सायरन की आवाज को चलाकर अपनी टीआरपी दे रहा था। लेकिन लग ये रहा था कि ये शायद माहौल कुछ और दिन चलेगा, इसको लेकर यूटिलाइज किया जाएगा। लेकिन अमेरिका का दखल दोनों देशों के बीच आया और अमेरिका की तरफ से एक ट्वीट आता है कि दोनों राजी हैं, सीज फायर हो गया। क्या कुछ इसके मैसेजिंग क्या है, इसके पीछे की सियासत क्या है, और अगर ये माहौल खत्म हुआ है तो उसका फायदा क्या है? हमारे साथ गौहर रजा साहब हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। गौहर साहब, स्वागत है आपका। आदाब, बेहद शुक्रिया, नमस्ते। गौहर साहब, सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अमेरिका इसमें कह रहा है कि हम ऐलान करते हैं कि भारत और पाकिस्तान राजी हैं कि जंग नहीं होगी। क्या भारत और पाकिस्तान में समझदार लोगों की कमी है कि हमें अमेरिका से समझदारी लेनी पड़ रही है? ये फैसला तो दोनों मुल्कों को आपस में कर लेना चाहिए था। इस फैसले के लिए भी हम अगर अमेरिका के बलबूते पर बैठे हैं तो इसकी मैसेजिंग क्या है? हालांकि ये एक बहुत अच्छा फैसला है कि सीज फायर के लिए दोनों राजी हुए। मिर्जा साहब, ये पहले सबसे हमें मुबारकबाद देनी चाहिए इस मुल्क के अवाम को, पाकिस्तान के दबे कुचले लोगों को, जो न सिर्फ ये कि वहाँ की सरकारों को झेलते रहे हैं, बल्कि वहाँ के आतंकवाद को भी झेलते रहे हैं और उसका सामना करते रहे हैं। मैं तहे दिल से एक नागरिक होने की हैसियत से, एक इंसान होने की हैसियत से और एक साइंटिस्ट होने की हैसियत से, जिसको न्यूक्लियर वॉर के और वॉरहेड्स के खतरों का पूरी तरह से एहसास है, उस हैसियत से सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये डी एस्केलेशन हो गया। दूसरी बात बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारी मिलिट्री जितनी बार भी ब्रीफिंग दे रही थी, उतनी बार ये कह रही थी, और स्टेटमेंट आफ्टर स्टेटमेंट अगर पिछले 3-4 दिनों के देखे जाएं तो लगातार ये बात कह रही थी कि हम डी एस्केलेशन चाहते हैं, हम वॉर नहीं चाहते। ये वॉर नहीं थी, ये टारगेटेड स्ट्राइक्स थे दो मुल्कों के बीच में। लेकिन एक आदमी जो अपनी जान खोता है, जैसा आपने कहा कि बहुत परेशानी थी बॉर्डर एरियाज में लोगों के, और वहाँ लोग मरे भी हैं, हमें मालूम है कि लोग मरे हैं वहाँ पर, उनकी जान गई। वो लोग, वो जो सिपाही खड़ा होता है सीमा के ऊपर, वो चाहे इधर हो चाहे उधर हो, उनकी फैमिलीज, माँ बाप, भाई बहन, जो रात को सो नहीं सकते, जो ये खबरें लगातार सुनते रहते हैं और ये दुआएं मांगते रहते हैं कि उनके प्यारे बेटे, किसानों के खास तौर से, वो सुरक्षित हों, खैरियत से हों बॉर्डर के ऊपर, उनके दिल पे क्या गुजरती है। तो एक इंसान जो इस धरती पर बसता है, वो नेचुरली जंग के खिलाफ होना उसकी जिम्मेदारी भी है और वो होता भी। अब आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और उसके पीछे कई और सवाल छुपे हुए हैं। पहली बात तो ये है कि आरएसएस ने हमेशा ये ढोल बजाया कि नेहरू ने इंटरनेशनलाइज कर दिया मामले को, और इसका जिम्मेदार नेहरू है, तो हर चीज का जिम्मेदार नेहरू ही। और ये लगातार पिछले कई दशकों से नेहरू को गालियां देते आए। अभी जो खबर आई है उसके हिसाब से ये पोजीशन है हमारी कि अमेरिका ने जो कुछ दावा किया है वो गलत दावा है।
ये ऑफिशियल पोजीशन है कि अमेरिका ने गलत दावा किया है, दोनों सरकारों के बीच में बातचीत हुई है और उसकी वजह से सीज़फायर हुआ। पर इसमें एक खला है, इसमें एक दरार है और वो बहुत बड़ी दरार है कि हमको और सारी दुनिया को सबसे पहले ट्रंप के ट्वीट से पता लगा कि सीज़फायर हो गया। उसके बाद बाकी बयान आए, हमारे यहाँ की मिलिट्री का बयान आया और अब ऑफिशियल बयान ये भी आ गया कि अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं। मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बदकिस्मती किसी मुल्क की नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री न सिर्फ ये कि पहलगाम के हमले के बाद अवाम को संबोधित नहीं करते, बल्कि इस सीज़फायर का भी यानी शुरुआत स्ट्राइक्स की और ख़त्म, ये दोनों चीज़ों में प्रधानमंत्री आने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री ऑपोज़िशन पार्टीज़ की मीटिंग्स में, ब्रीफिंग्स में आने को तैयार नहीं। न थाली बजवाने आए, न ताली बजवाने आए। इससे ज़्यादा बदकिस्मती क्या हो सकती है? इस देश की कि इस देश को डोनाल्ड ट्रंप से पता लगे कि सीज़फायर हो गया। मैं गुस्से में हूँ, मेरे ख़्याल में मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को इस बात के ऊपर गुस्सा होगा। क्योंकि ये एक बेइज़्ज़ती है किसी भी देश की और ख़ास तौर से ऐसा देश जहाँ पर जनता का ओहदा सबसे ऊँचा होता है। जनता अवाम जो है वो सरकारों को चुनती हैं, सरकारें अवाम को नहीं चुना करती। तो इसलिए ये ज़िम्मेदारी होती है सरकार की, वो अवाम के सामने अपनी गलतियों को माने, अपनी अच्छाइयों को उजागर करे। लेकिन इन्फॉर्म सबसे पहले अवाम को ज़िम्मेदारी है कि सरकार ही इन्फॉर्म करे। ये अपनी जगह के ऊपर है। बात ये है कि मुबारकबाद इसलिए भी देनी चाहिए कि दोनों तरफ जंगखोर मौजूद हैं। दोनों तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जो लगातार जिनका ये इंटरेस्ट है कि अमन-चैन इन दोनों मुल्कों में ना होने पाए। पाकिस्तान में हालात डेफ़िनेटली ज़्यादा ख़राब हैं और मुझे इस पे कहने में कोई आर नहीं है कि वहाँ पर जो लोग अमन चाहते हैं, चैन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, वो लोग ज़्यादा परेशानी उठाते हैं अपनी बात कहने के लिए। वो जान का खतरा मोल लेते हैं हर बार। हमारे यहाँ ऐसा होता है आज पिछले 2014 के बाद से कि जो सही बात कहना चाहता है उसका गला दबा दिया जाता है। अब पता नहीं आपकी चैनल कब तक चलती रहेगी, ये कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि शाम को बंद हो जाए, हो सकता है कल बंद हो जाए, कभी भी बंद। लेकिन पाकिस्तान में लोगों को जान का खतरा मोल लेना पड़ता है और वो तब अमन-चैन की बात कर पाते हैं। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए और वहाँ के दबे-कुचले अवाम ने लगातार जंग के खिलाफ, टेररिज़्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है। हमारे देश की जनता ने भी लगातार हमेशा कभी कहीं कोई ग्रुप ऐसा नहीं मिला मुझे कि जिसने कभी भी इसको जस्टिफाई किया हो कि कहीं पर किसी ने बम फोड़ दिया, किसी ने लोगों को मार दिया। कोई ऐसा ग्रुप कभी भी नहीं रहा हिंदुस्तान में और इस बात पे मुझे फ़ख्र है। एक भी स्टेटमेंट किसी भी बड़े लीडर का या छोटे लीडर का ये नहीं आया है कभी भी कि वो टेररिस्ट्स के साथ खड़े हैं। ये बात अलग है कि बहुत सारे जंगखोर, ये बात अलग है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदू-मुसलमान करते रहे इस बीच में। वो लोग भी हैं जिन्होंने सरेआम कत्ल किया लोगों को। वो लोग भी हैं जिन्होंने ट्रेनों के अंदर लोगों को मार दिया। वो लोग भी हैं जिन्होंने बलात्कारियों के गले में हार पहनाया। वो जज भी हैं जिन्होंने बलात्कारियों को छोड़ दिया। ये सब कुछ हमारे सामने हुआ, उसके बावजूद हमारे देश के अवाम मैं समझता हूँ 99% जंग के भी खिलाफ हैं और टेररिज़्म के भी खिलाफ हैं, चाहे उसका धर्म कोई सा भी हो, चाहे वो कोई सा भी चोला पहन के धर्म का आए। मेरा मानना ये है कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए एक बार आज का दिन
और ये सवाल फिर से पूछना चाहिए कि मनमोहन सिंह सरकार इसके बारे में आज सुबह ऑफिशियल बीजेपी का ट्वीट ये कह रहा था कि उस जमाने में बातचीत होती थी, हम एक्शन करते हैं। उन्होंने अगले ही दिन मुंबई अटैक के बाद देश को संबोधित किया, देश को इन्फॉर्म किया, देश ने ये वादा किया था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और एक भी टेररिस्ट बाहर नहीं जा पाया था। सारे टेररिस्ट या तो खत्म कर दिए गए थे या पकड़ लिए गए थे और उनको फांसी तक पहुंचाया गया। हमें आज भी ये नहीं मालूम कि पहलगाम के जो 4 टेररिस्ट कहाँ हैं, किस जगह छुपे हैं, कैसे आए थे, कैसे वापस चले गए। हमें ये आज तक नहीं मालूम कि पुलवामा में 350 किलो आरडीएक्स किस तरह से अंदर आया, किस तरह से वो गाड़ी घूमती रही, किसने ये बताया कि ये इस चौराहे से गुजरने वाले हैं, नहीं मालूम। कोई एक भी ऐसा शख्स हमें नहीं मालूम जो उस टेरर अटैक में इन्वॉल्व था और आज भी ये नहीं मालूम कि ये 4 लोग कहाँ हैं। हमने क्या अचीव किया? मोदी गवर्नमेंट ने क्या अचीव किया? मैं समझता हूं कि कोरोना के काल में उन्होंने ताली और थाली जरूर बजाई। आज वो कहाँ है? आज वो देश के सामने आते क्यों नहीं? कहते क्यों नहीं कि हमने ये एक्शन लिए, ये कुछ हुआ? मैं समझता हूँ कि आपने जो सवाल दूसरा उठाया था वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके ऊपर बहुत बातचीत हुई है इस बीच में और खुल के बातचीत हुई है और ख़ास तौर से कुछ बेटियाँ तो ऐसी थीं जिन्होंने बड़ी हिम्मत दिखा करके वो सवाल पूछे हैं और वो सवाल ये हैं कि जवाबदेह कौन है? ज़िम्मेदारी किसकी है सुरक्षा की? वो आज सामने आकर के अपनी ज़िम्मेदारी कबूल क्यों नहीं कर रहे? और मीडिया जिसकी बात आप कर रहे थे, वो क्या कर रहा था? वो इस बीच में देश के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहा था, वो मिलिट्री के खिलाफ उठा रहा था, वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ जाकर के गलत खबरें फैला रहा था। सवाल उससे भी पूछना चाहिए। वो जो देशद्रोह का सबको सर्टिफिकेट बांटता फिरता था, उसने क्या इस बीच में सिर्फ देशद्रोह होने का सबूत नहीं दिया है, देशद्रोही होने का सबूत नहीं दिया है? मैं हो सकता है कि इस वक़्त गुस्से में बहुत सारी बातें कह रहा हूँ, लेकिन मेरी तरह से और भी हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग इस गुस्से में ज़रूर होंगे कि अमेरिका क्यों बताता है हमको सबसे पहले कि बॉर्डर पे सीज़ फायर हो गया? हमें डोनाल्ड ट्रम्प से क्यों पता लगता है? हमारा जो मीडिया कल तक वहाँ पर कराची और लाहौर पहुँच रहा था, उसको क्यों नहीं पता लगता? बीजेपी सुबह को ये क्यों पोस्टर्स निकालती है इस बीच में कि अब बातचीत का वक्त नहीं है, हम बातें नहीं करेंगे, बल्कि हम तो एक्शन लेने वाले लोग हैं। जंग के खिलाफ आवाज उठाना हर एक की न सिर्फ ये जिम्मेदारी है, बल्कि इस धरती पर अमन के लिए जरूरी एक्शन भी यही है। बिल्कुल गौर साहब, एक सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि ये जो अमेरिका का इंटरफेरेंस था, क्या अमेरिका की सुप्रीमेसी को बता रहा है? क्या ये बता रहा है कि दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक ही ताकत है, वो अमेरिका की है, वो चाहे रूस और यूक्रेन के मामले में टांग अड़ाना हो या गाजा के मामले में जाकर पहुंच जाना हो या भारत और पाकिस्तान के बीच का कोई मसला हो तो उस पर जाकर खड़े हो जाना हो, दुनिया भर में टैरिफ लाद देना हो या फिर दबाव में आकर भारत को यह कह देना हो कि जीरो टैरिफ? अमेरिका ही सुप्रीम है, ये मान लिया है क्या पूरी दुनिया ने? भारत वो देश जिसके लोग और इसकी एक पॉलिटिकल पार्टी अपने नेता को सर्वशक्तिमान मान रही थी, ये कह रही थी कि हम ही हैं सब कुछ और दुनिया हमसे पूछकर बात करती है आगे, क्या ये उसने भी मान लिया है कि हाँ अमेरिका सुप्रीम है? क्योंकि 3 या 4 दिन में ये बातचीत कहां हो रही थी, ये किसने की बातचीत जिसकी एक एक मिनट की रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को मिल रही थी, मिनट टू मिनट डोनाल्ड ट्रंप के पास जा रहे थे। भारत सरकार कुछ कहती उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप अगर ट्वीट कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि बातचीत बहुत ऊपर लेवल पर चल रही थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सारे सवाल
पूछे जाने चाहिए और इनके जवाब तलाश किए जाने चाहिए। सोवियत यूनियन के गिरने के बाद से अमेरिका इंटरनेशनल पुलिस वाले का रोल अदा कर रहा है और वो हर एक को डंडा दिखा रहे हैं, हर एक को आंखें दिखा रहे हैं। सारे मुल्क उनसे परेशान हैं। दुनिया भर में उनकी थू-थू भी हो रही है साथ में। उनका पड़ोसी कनाडा ये कह रहा है कनाडा इज़ नॉट फॉर सेल। उनका जो सबसे बड़ा इस वक़्त दुश्मन है चाइना, वो रिटेलिएटरी मेजर्स ले रहा है। बहुत सारे मुल्क घुटने टेक रहे हैं। हमें ये देखना होगा कि क्या हमारा मुल्क कहीं घुटने टेकने के लिए तो तैयार नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान पहले ही घुटने टेक चुका है और उसकी एक लंबी हिस्ट्री है कि पाकिस्तान ने उनके आगे घुटने टेके हैं हर बार। तो क्या हमारा देश भी अब घुटने टेकने को तैयार किया जा रहा है और इसको फिर नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा तब कि भाई अब तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे ही होगी। ये सवाल मेरे ज़हन में है। मैं ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हूँ। मैं नहीं जानता इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरह से हैंडल किए जाते हैं। पर इस बीच में 2014 के बाद हमने कहीं ज़्यादा अपने दुश्मन पैदा किए। नेपाल के साथ प्रॉब्लम खड़ी कर ली, बांग्लादेश के साथ जो हमारे साथ रहा इतने दिन तक, उसके साथ प्रॉब्लम्स खड़ी कर ली हमने। हमने बाकी और पड़ोसी देशों के साथ तो प्रॉब्लम्स चल ही रही थी। लेकिन ज़्यादातर देशों में हमारी साख घटी है इस बीच में। हमारी इज़्ज़त थी पूरी दुनिया में और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने सुनी-सुनाई बात हो। मुझे मालूम है कि मैं जिन देशों में जाता था, वहाँ हिंदुस्तानियों की एक इज़्ज़त हुआ करती थी। वो इज़्ज़त घटी है इस बीच में। चाहे आरएसएस कुछ भी दावा करती रहे, बीजेपी कुछ भी दावा करती रहे या स्वयं सेवक मीडिया दावा करता रहे। स्वयं सेवक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सिर्फ़ अपने लिए काम करता है, ठीक। अपने प्रॉफ़िट के लिए काम करता है, अपने टीआरपी के लिए काम करता है। तो ये जो स्वयं सेवक मीडिया है, वो कुछ भी कहता रहे। इस देश की साख घटी है, हमारा डॉलर के मुकाबले में रुपया घटा है, उसकी वैल्यू घटी है, ये सब कुछ इस बीच में हुआ है। तो क्या हम घुटने टेकने जा रहे हैं? क्या ठीक। हम आईएमएफ को इन्वॉल्व कर रहे हैं इस पूरे नेगोशिएशन के अंदर? क्या आईएमएफ की धमकियों ने काम किया है? ठीक, 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 आईएमएफ ठीक। उस ट्रीटी में इन्वॉल्व था, जिस ट्रीटी के बारे में बहुत ढोल पीटा गया है इस बीच में कि हमने पानी बंद कर दिया। तो क्या वहाँ से ये सारी चीज़ें वही लोग बता सकते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस में एक्सपर्ट हों। पर ये मैं सवाल एज़ नागरिक ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि हुआ ठीक। क्या? ये एकदम बिल्कुल से शुरू और एकदम से बंद हो गया, बिना जी। देश को बताए हुए शुरू, बिना देश को बताए हुए और अभी भी बोलने को तैयार नहीं। और सब सवाल ये भी है कि टैरिफ का जब मामला आया था, तो डोनाल्ड ट्रंप बता रहे थे कि भारत के साथ हमारी ये डील हो गई। भारत के नागरिकों को नहीं पता था, भारत की संसद को नहीं पता था। डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने बता दिया इतना टैरिफ लगेगा। फिर इस पाकिस्तान पर पहले जो स्ट्राइक की है, जो आतंकी अड्डों पर स्ट्राइक की है भारतीय सेना ने, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया कि भारत के साथ जीरो टैरिफ पर बात हो गई। फिर हमला हो जाता है। अभी आईएमएफ अभी पैसा देता है पाकिस्तान को, सीज फायर हो जाता है। क्या ये इंटरकनेक्ट हो रही है सारी चीजें, जिस तरह से, सवाल जिस तरफ इशारा। सवाल मिर्ज़ा साहब बिल्कुल जायज़ हैं और ये सवाल हमें पूछने चाहिए और हमें लगातार पूछने चाहिए। क्योंकि इंटरनली तो हमें दिखाई दे रहा है 2014 के बाद से जिस तरह से कम्युनल हेट्रेड को बढ़ाया गया इस मुल्क में, वो बिल्कुल पाकिस्तान से लिया हुआ ब्लूप्रिंट था। पाकिस्तान की शुरुआत हिंदू हेट्रेड से होती है। हमारे यहाँ 2014 के बाद मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जाता है, हेट्रेड को बढ़ाया जाता है। उसके साथ-साथ बाकी और माइनॉरिटीज़ को भी टारगेट किया जाता है। पाकिस्तान में भी यही हुआ। हमें मालूम है कि वहाँ कादियानियों के साथ क्या किया गया, महाजिरों के साथ क्या किया गया, शियाओं के साथ क्या हो रहा है, देवबंदी बाकी लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ हमारे सामने है और ये हमें अब हिंदुस्तान में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या वो रास्ता जो रास्ता इस बीच में चुना गया है, यानी नफ़रत का रास्ता इंटरनली चुना गया है, क्या वो एक्सटर्नल हमारे जो पॉलिसीज़ हैं, उनमें भी रिफ्लेक्ट होने लगा है? यानी
पाकिस्तान ने अपनी आइडेंटिटी को के कद को आपस में टकराव करके इतना घटा दिया कि उसे हमेशा ही अमेरिका के आगे घुटने टेकने पड़े। तो क्या हम जब बुरी तरह से अपने देश के अंदर कम्युनलिज्म बढ़ा रहे हैं, तो हम भी उस तरफ बढ़ रहे हैं कि अमेरिका के आगे घुटने टेकें? डोनाल्ड ट्रंप से बुरा शायद प्रेसिडेंट वहां कभी नहीं रहा। ये आज वहां की जनता जानती है। ये जानती है कि उससे गलती हो गई कि जो डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी को दोबारा उन्होंने चुन लिया। ऐसे दौर में अगर घुटने टेकने पर हम मजबूर होते हैं, तो हमारी आइडेंटिटी का यानी इंडिया की पहचान का कद कितना कम हो जाएगा। हम वो हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ मैं लगातार ये बात कहता हूं कि पाकिस्तान की शुरुआत, पाकिस्तान का गठन हिंदू नफरत के ऊपर हुआ था। हमारा देश, और ये बड़े फख्र की बात है कि हमारा देश हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, उसका पूरा गठन इस बात पर हुआ था कि वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ खड़ा था। वो उस ताकत के खिलाफ खड़ा था जिस ताकत का कोई उस वक्त बदल नहीं था। अमेरिका का उभार बाद में होता है। हम इतने ताकतवर ओपोनेंट के खिलाफ आजादी हासिल करके एक सेक्युलर मुल्क की बुनियाद रख रहे थे। पाकिस्तान रिलीजियस बेसिस के ऊपर अपनी बुनियाद रख रहा था। आज हमने अपना कद घटाते घटाते पाकिस्तान की नफरत, मुसलमानों की नफरत अगर बढ़ाते चले गए, तो वही रास्ता चुना है, तो मंजिल भी वही होगी। हमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंपीरियलिज्म के सामने घुटने ठीक। टेकने पड़ेंगे, और हम इंदिरा गांधी की तरह से ये नहीं कह पाएंगे कि हम बेड़े को अगर आप ले भी आएंगे हमारे वाटर्स में, तो डरने वाले नहीं। ये उस वक्त बिल्कुल। हिम्मत की थी जब मुल्क कमजोर था। आज इकोनॉमिकली भी मुल्क कहीं ज्यादा मजबूत है। बहुत शुक्रिया गौर साहब, बोलता हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए मिर्जा साहब। आज एक बार फिर मुबारकबाद का दिन है। गोलीबारी बंद हुई है। सबको मुबारक हो।